नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। देश में पहली बार नौसेना के युद्धपोत की कमान महिला को मिलेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एक महिला को नौसेना की फास्ट अटैक क्राफ्ट शिप की कमांडिंग अधिकारी बनाया गया है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि ये यथास्थिति को लगातार चुनौती देने की कोशिश है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नौसेना भविष्य में एक महत्वाकांक्षी और गतिशील पथ पर बनी रहे। फिलहाल महिला अधिकारी की कमीशन ट्रेनिंग चल रही है। आपको बता दें कि वायुसेना और थल सेना में पहले ही महिलाएं कई यूनिट्स को कमांड कर रही हैं। सेना ने अग्निवीर योजना में महिलाओं के लिए दरवाजे खोले हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। अब महिला अधिकारी लड़ाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर तक उड़ा रही हैं और अब युद्धपोत पर भी तैनात होने जा रही हैं। We have also appointed the first woman commanding officer of an Indian naval ship. It has been our effort to constantly challenge the status quo to ensure that the Navy remains on an aspirational and dynamic trajectory to the future. दुबई में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर देशों को निशाने पर लिया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ देशों के लिए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने रखा है। हमारा लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 45% घटाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि 2028 का क्लाइमेट समिट यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 भारत में आयोजित करने की पेशकश की। तो क्या भारत में G20 के बाद एक और मेगा आयोजन COP 33 होने वाला है? फ्रेंड्स, हम अब सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। COP 33 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रायशुमारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 24 दिन लंबा जनमत संग्रह शुरू हो चुका है। पहले दौर में 20 दिसंबर तक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। 21 से 24 दिसंबर तक जन संवाद के कार्यक्रम होंगे। सिग्नेचर कैंपेन में लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है। इसीलिए केस बनाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर लोगों से पूछा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर ये कैंपेन चल रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है घर घर जाकर के कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। हाँ। ये इस पूरे कैंपेन का मकसद है। ये बुकलेट जो है आम आदमी पार्टी लेके चल रही है साथ में, जिसमें सिग्नेचर जो है लोगों के करवाए जाएंगे और इसमें लोगों से नाम पता और सिग्नेचर तो करवाई जा रहे हैं। साथ में आखिरी में एक कॉलम है कि क्या आप आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं।
तो ये एक साफ दिखाता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह तो कर ही रही है, लोगों के बीच जा ही रही है, घर घर जा रही है, जनसंवाद भी होगा। साथ ही ये लोकसभा चुनाव 2024 का भी एक तरह से कैंपेन जो है ये आम आदमी पार्टी कर रही है कि जब ये कैंपेन कर ही रही है और लोकसभा चुनाव आ ही रहे हैं तो इसके जरिए ही वो एक बार फिर से लोगों तक पहुंचे और अपनी बात रखे और अपना चुनाव प्रचार जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। उनको गिरफ्तार हो जाते हैं तो जेल जाएं या मतलब इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं? नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। इस्तीफा नहीं, महात्मा गांधी भी जेल गए थे, कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चला दिया था। नहीं होने चाहिए, गिरफ्तार नहीं होने चाहिए, अपनी सरकार चलानी चाहिए इनको। कैंपेन का नाम रखा गया है मैं भी केजरीवाल। हालांकि इसके नतीजे कब आएंगे ये अभी नहीं बताया गया है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु में ईडी के अधिकारी को हिरासत में लिया गया है। 20 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में इनको हिरासत में लिया गया। विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग की कार्रवाई हुई है। पिछले महीने राजस्थान में ईडी अधिकारी को हिरासत में लिया गया था। बेंगलुरु में आज सुबह 44 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस ने उन सभी स्कूलों के बच्चों को घर भेजा। तलाशी ली गई, कुछ मिला नहीं, लेकिन पुलिस ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है। स्कूल के बाहर अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर चिंतित और परेशान अभिभावक। अंदर पुलिस का एंटी सैबोटाज स्क्वाड बम तलाशता हुआ। 40 से ज्यादा स्कूलों को यह मेल भेजा गया। मेल सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ है, लेकिन शुरुआत इस पंक्ति से होती है, स्कूल परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं। जांच में किसी भी स्कूल में बम नहीं मिला, लेकिन अफरा तफरी मची रही। शहर के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने फौरन ट्वीट किया। बेंगलुरु शहर के कुछ स्कूलों को सुबह बम की धमकी का संकेत देने वाले ईमेल मिले हैं। बम खोजी दस्तों को लगाया गया। ये कॉल फर्जी लगती है, दोषियों का पता लगाया जाएगा। पिछले साल भी बेंगलुरु में इसी तरह कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे और एक युवक की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। मौजूदा मामले में सरकार ने फौरन मेल भेजने वाले को पकड़ने का आदेश दिया है। ईमेल ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ईमेल के सोर्स का हम पता लगा रहे हैं। हमने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के पकड़े जाने को प्राथमिकता दी है। ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इस शहर में दूसरी बार इस तरह के धमकी भरे मेल भेजे गए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर माता पिता की परेशानी और उनकी मानसिक स्थिति का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को पकड़े और कड़े कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। लगातार प्रसारित हो रही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स का भंडाफोड़ किया है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के मुताबिक ये चैनल्स सरकारी योजनाओं के बारे में फर्जी खबरें शेयर कर रहे हैं, साथ ही हादसे और आपदा को भी लेकर गलत सूचना दे रहे हैं। इन चैनल्स के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम से अपमानजनक बयान जारी किए। उत्तर प्रदेश के महोबा में किसानों की लाखों रुपए की मूंगफली बर्बाद हो गई। मूंगफली खुले में रखी गई थी। तेज बारिश के चलते पूरी मूंगफली खराब हो गई। गल्ला मंडी प्रशासन की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। महोबा की गल्ला मंडी में बने टीन शेड पर व्यापारियों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते मूंगफली खुले में रखी हुई थी। बर्बाद हुई मूंगफली की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। कितनी आ रही है, जो व्यापारी लेके आ रहे माल, उनका माल रखा है यहाँ खुली में, कहाँ बरंडे में रखा है। हमारा माल है किसान का है, जो है बाहर रखा है। और 65-70 बोरा का ढेर है।
70 बोरा में 20 बोरे का ढेर बचा है मूंगफली का। मूंगफली पानी में बह गई और बाकी जहाँ भी गई, हम सवेरे आए तो देखा 15-20 बोरा बची है। उत्तरकाशी की सुरंग से निकाले गए 41 मजदूर अब अपने घरों को लौट रहे हैं। वापस लौटे ये मजदूर अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं। सुरंग में जिंदगी और मौत के बीच झूलते इन मजदूरों के वो 17 दिन कैसे बीते, सभी मजदूर अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो 17 दिन मौत की तरह थे, एक एक पल काटना मुश्किल था। खुद को बिजी रखने के लिए वो सुरंग के भीतर ही टहलते थे, योगा करते थे, डायरी के पन्नों से कार्ड बनाकर खेलते थे। इस दौरान उन्होंने अपने घर वालों की फिक्र भी सताती रहती थी और इस संकट की खबर सुनकर उन पर क्या बीत रही होगी। और इसके लिए राहत की बात यह है कि इन दौरान खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पाइप के ज़रिए उन पर खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुंचाई जा रही थी। इन मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा इन्होंने किया, जो लगातार उन पर उनकी चिंता कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें सामान भेजे गए जब मजदूर अंदर हैं तब की हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। दोनों राज्यों में कई इलाके बर्फ की चादर से ढक गए हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और कुपवाड़ा में बर्फबारी से सड़कें जाम हो गई हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें सड़कें साफ करने में जुटी हुई हैं। बर्फबारी के चलते कुपवाड़ा से तंगधर केरन मार्ग बंद होने की खबरें आई हैं। ऐतिहासिक मुगल रोड भी बंद है, वहां 2.5 फुट बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी से शीतलहर चल रही है। लाहौल स्पीति और मनाली में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे हालांकि खिले हुए हैं। वे खुश हैं कि उनको बर्फ देखने को मिल रही है। बिहार के वैशाली में पखरौवा विवाह का मामला सामने आया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC से नियुक्त शिक्षक की जबरन शादी कराने के मकसद से अपहरण कर लिया गया। जब शिक्षक ने शादी से इनकार किया तब उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पिस्टल की नोक पर गुरुजी का पखरौवा विवाह करा दिया गया और इस घटना से लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। स्कूल के प्रधान अध्यापक और परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है। इजरायल और हमास के बीच 4 दिनों के युद्ध विराम के बाद जंग फिर से शुरू हो गई है। आज इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा में करीब 200 ठिकानों पर हमले किए। गाजा में आज हुए हमलों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार जंग की शुरुआत से अब तक गाजा में 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन आंकड़ों पर इजरायल सवाल भी उठाता रहा है।